वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने एमएस ऑफिस का पूरा क्वेश्चन जो है वो देख लिया था, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या जो पूछा जा सकता है। अब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है जो बाकी हमारा पेपर बच गया एनआईओएस के कोड से। एनआईओएस 336 जो पेपर से हमारा एग्जाम होने वाला है, उसमें कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट से पूछे गए आपको यहाँ पर जो है या पूछे जाने वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है पहले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। कहता है डैश द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। तो जैसे ही जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब आ जाएगा, तो ये कंप्यूटर में जो हमारा होता है वो एएलयू के द्वारा होता है। एएलयू का फुल फॉर्म ही होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक, जो कि सीपीयू का एक भाग होता है ना। तो इसका आंसर आपको होगा एएलयू। बाकी जैसे सीयू है, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए 2 नंबर में है एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो देखिए एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप से कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी शॉर्ट फॉर्म हुआ सीपीयू। सीपीयू का ही फुल फॉर्म होता है सीपीयू। सीपीयू का ही फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे ऑप्शन में है कंट्रोल यूनिट, तो यही सीयू का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये किसका फुल फॉर्म हो गया, एएलयू का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आउटपुट कहते हैं, है ना। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, डाटा डाला कंप्यूटर में और हमको जो मिला परिणाम उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट क्या होता है, जिसे हम कंप्यूटर में डालते हैं वो हमारा इनपुट होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है। तो सब पहले तो हम समझ जाते हैं इनपुट डिवाइस कैसे कहेंगे, है ना। ऐसा कोई भी जो है उपकरण या ऐसा कोई डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई चीज़ डालें, इंसर्ट करें, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं ऐसा कोई डिवाइस जिसके द्वारा क्या हो, उस डिवाइस में ही वह चीज़ रह जाए, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जैसे सिंपल सा देखिए बताते हैं, वीडियो कैमरा से हम वीडियोग्राफी करते हैं। तो जब वीडियोग्राफी करते हैं तो वो वीडियो कैमरा के अंदर ही रह जाता है, तो एक तरह से वीडियो कैमरा आपका इनपुट डिवाइस हुआ। हम जैसे कहें कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो खींचने के बाद हमारा कैमरा में ही रह जाता है, तो कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, उसी तरह से कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। कुछ टाइप करेंगे अभी हम तो कहाँ होगा, कंप्यूटर में कुछ होगा। जैसे देखिए अभी माउस से हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये माउस हमारा काम कर रहा है, कंप्यूटर में यह हो रहा है, तो यह भी हमारा इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, हम जो पेन, जो टच पेन की तरह एक जो लाइट पेन हमको दिखाई देता है, जो हम वो भी हमारा एक तरह से क्या होगा, समझिए इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, इसमें प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्यों, प्रिंटर से हमें प्रिंट होकर मिलता है। ठीक है, तो प्रिंटर हमें प्रिंटिंग दे देता है, तो इसलिए यह आउटपुट डिवाइस होगा। बाकी इसमें जो भी ऑप्शन है वो सारा हमारा इनपुट डिवाइस है। जैसे स्कैनर के हैं, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में वो डाटा हमारा चला जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है, तो प्रिंटर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, आमतौर पर आदर्श कीबोर्ड में डैश कुंजियां होती है। देखिए आदर्श कीबोर्ड क्या हुआ, जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं उसे ही कहते हैं आदर्श कीबोर्ड। ठीक है, तो उसमें 104 की होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है। तो देखिए आउटपुट उपकरण नहीं है, तो मतलब इनपुट होना चाहिए। तो स्पीकर, स्पीकर से आवाज हमें मिलता है, जैसे आपको अभी आवाज सुनाई पड़ रहा हो, तो वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर देखिए प्रिंटर से भी बेस्ट क्वालिटी में होता है, अच्छा निकालना हो, जैसे कोई बैनर निकालना हो, है ना, या ग्राफिक्स में कुछ अच्छे डिजाइन में निकालना हो तो प्लॉटर में निकालते, यह भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, जिसमें हम अभी देखते हैं, कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस होता है, स्कैन करके हम कंप्यूटर में कोई चीज डाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों नंबर तो हमारा आउटपुट है, तो कह रहा है आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है, तो स्कैनर हमारा आउटपुट नहीं है, यह इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है एलसीडी का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है कैथोड रे ट्यूब, ये होता है सीआरटी का फुल फॉर्म। सीआरटी, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। एक सी नंबर में आपका देखिए है लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, ये एलईडी का फुल फॉर्म होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। ठीक है, इसका तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी डैश प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो दो प्रकार का होता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कहता है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी की गति अधिक तीव्र होती है। तो ये सही है। प्राइमरी मेमोरी हमारा हुआ जैसे रैम, है ना, वो फास्ट होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी की गति क्या होती है, अधिक तीव्र होती है। सेकेंडरी मेमोरी का बात करें जैसे हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया और वहीं पर रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया। ठीक, तो ये सत्य होगा। नेक्स्ट है डैश प्रोग्राम के वे सेट हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर के चलाने जैसे आ गया तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के वे सेट हैं जो कंप्यूटर को चलाने के काम आते हैं या कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारा विंडोज 10 कह दे कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। या कह दे हमारा विंडोज 8 या विंडोज एक्सपी, विंडोज 11, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अलग अलग कामों के लिए जो आपको अलग अलग यानी स्पेसिफिक काम के लिए हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा ये नोट्स अभी हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, पीडीएफ बन गया, तो ये एक अलग ही जो है स्पेशल हुआ कि पीडीएफ फाइल के लिए एडोब रीडर चाहिए नहीं। जैसे हमें अभी कोई चिट्ठी टाइप करना हो तो हम एमएस वर्ड चाहिए हमें, तो ये हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा कि कंप्यूटर को चलाने के काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो असत्य हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी जस्ट हमने किया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। कहता है लो लेवल प्रोग्राम की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना अधिक आसान होता है। तो ये सत्य है। लो लेवल में क्या होता है, मशीन कोड होता है ना, मशीन वाला भाषा होता है। लेकिन हाई लेवल में क्या होता है, जो हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं वैसा वाला होता है। तो लो लेवल प्रोग्राम की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना क्या होता है, आसान होता है। ये सत्य है। वैज्ञानिक तथा गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, सत्य है ना। जैसे ही आ गया वैज्ञानिक तथा गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए, तो फोर्ट्रॉन सही है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, कहता है सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सत्य है। सी क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यदि आपको पूछ देगा कि सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, सी क्या है, तो सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यदि सी प्लस प्लस पूछ देगा तो सी प्लस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। तो ये सही है। कंपाइलर का क्या काम है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, एक होता है असेंबलर। ठीक, असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है आपको। कंपाइलर का क्या काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, ये तो सही है ना। और एक होता है असेंबलर, असेंबलर का क्या काम है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जब भी प्रोग्राम चलाया जाता है या एक नई विंडो खोली जाती है
तो प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक आइकन डैश में दिखाई देता है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ यदि ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने देखिए यहाँ पर पीडीएफ फाइल ओपन किया, तो ये हमें टास्क बार पर भी दिखाता है। ये हमें टास्क बार पर भी दिखाता है। तो जब भी प्रोग्राम चलाया जाता है या एक नई विंडो खोली जाती है, तो प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक आइकन टास्क बार में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डिलीट की गई फाइल और फ़ोल्डर को रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है। तो ये क्या है? सत्य है। यदि हम कंप्यूटर से कोई फ़ाइल डिलीट कर देते हैं या फ़ोल्डर डिलीट कर देते हैं, तो कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है? अब देखिए रिसाइकल बिन से क्वेश्चन है एक, यहाँ रिसाइकल बिन हमारा है। यदि कोई फ़ाइल या फ़ोल्डर रिसाइकल बिन में आ जाता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? जैसे ये फ़ोटो है, इसे हम यदि राइट क्लिक करें, तो इसमें देखिए रीस्टोर कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसका प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में हमने किया है। रीस्टोर कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज उसका चेक कर सकते हैं, जो फाइल हमारा डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चला गया हो। ठीक है, कहता है व्यू मेन्यू के अंतर्गत आप फाइल का नाम बदल सकते हैं। तो देखिए फाइल का यदि हमें नाम बदलना हो, तो यहाँ हम आ जाते हैं विंडो एक्सप्लोरर में। यहाँ पर कोई हम फाइल सामने लाते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए ये जैसे फाइल है एमएस वर्ड का, इसका यदि नाम बदलना हो तो व्यू मेन्यू में ऑप्शन नहीं होता है, ये होम मेन्यू में ही ऑप्शन होता है। होम में देखिए यहाँ पर जो है आपको रीनेम का ऑप्शन है, होम में रीनेम। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फोल्डर का या फाइल का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ ऑप्शन होता है? होम मेन्यू में रीनेम का ऑप्शन होता है, होम मेन्यू में। डिलीट का भी और हमारा कट का भी देखिए यही ऑप्शन है। नया फोल्डर बनाने के लिए पूछ दे तो वो भी हमारा होम टैब या होम मेन्यू में ही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो व्यू मेन्यू के अंतर्गत आप फाइल का नाम बदल सकते हैं, ये असत्य हो जाएगा। कौन से मेन्यू के अंदर बदल सकते हैं? होम मेन्यू के अंतर्गत जो है हम होम मेन्यू के अंतर्गत फाइल का नाम बदल सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं, तब टास्क बार स्क्रीन के किस भाग में प्रदर्शित होता है? तो जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं, तब हमारा टास्क बार कहाँ होता है? नीचे, यही जो सबसे नीचे जहाँ आपको टाइम दिखाई दे रहा है, ये नीचे होता है, यानी निचले भाग में प्रदर्शित होता है। बी नंबर आंसर, ये हमेशा हमारा कहाँ रहता है? निचले भाग में रहता है। आप बदल कर इसे लेफ्ट में, राइट में, ऊपर में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो हमारा कहाँ होता है टास्क बार? तो निचले भाग में प्रदर्शित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैर क्रमानुगत फाइल या फोल्डर का चयन करने के लिए कौन सा की दबाएंगे? देखिए गैर क्रमानुगत का मतलब हुआ जैसे कोई फाइल यहाँ है और ये वाला फाइल अब हमें सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रहेंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये भी फाइल सेलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ वाला फाइल सेलेक्ट करना हो तो हम यहाँ भी क्लिक कर देंगे, कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और क्लिक करते जाएंगे, तो हम गैर क्रमानुगत मतलब कोई फाइल इधर है, कोई इधर है, तो इस तरह से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कंट्रोल कुंजी को दबाकर रखेंगे तो हम यहाँ पर गैर क्रमानुगत फाइल या फोल्डर का चयन यानी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो देखिए सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी और एक सी है ना, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी, ये सब हमारा क्या होता है? ये सब लैंग्वेज होता है ना। लेकिन बूट स्ट्रैप जो है लैंग्वेज नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये इसमें से क्या है? अलग है। ठीक, नेक्स्ट है DLL का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? तो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ये पहला नंबर आंसर हो जाएगा। DLL का फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। देखिए ये प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तीनों तो एक तरह का क्या हो गया? प्रिंटर। लेकिन टच स्क्रीन तो हमारा अलग हो गया, जैसे हमारा मोबाइल टच स्क्रीन होता है ना। तो इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, ये तीनों हमारा प्रिंटर है। डी नंबर हमारा क्या हो गया? अलग हो गया, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषम में। ठीक, फिर है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। एरियल, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। देखिए इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ये तीनों तो फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है एमएस वर्ड में या एक्सेल में या हमारा पावर पॉइंट में। ये एरियल क्या होता है? तो ये एरियल हमारा फॉन्ट होता है। तो इसमें डिफरेंट हमारा क्या हो गया? एरियल, ए नंबर आंसर। ठीक है,
कहता है इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश डिकोडर डैश का एक हिस्सा है। तो इंस्ट्रक्शन जो है डिकोडर सीपीयू का एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर सीपीयू का एक हिस्सा है, ठीक है। एचडीडी का क्या होता है फुल फॉर्म? एचडीडी किसे कहते हैं? हार्ड डिस्क को कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी नया नया जो हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं वहां लगता है SSD। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब है नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं। आपको डेट टाइम यदि कंप्यूटर में चेंज करना है तो हम सीधा सा कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे और वहां से डेट टाइम बदल सकते हैं। तो नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। ये सब क्वेश्चन आपको बस याद रखना है। इसका प्रैक्टिकल हम अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। पिछले वीडियो में हमने वहाँ पर जो MS ऑफिस का जो हमने किया था उसका हम प्रैक्टिकल किए थे, ठीक है। तो विंडोज XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो विंडोज XP में आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस नहीं होता है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस नहीं होता है विंडोज XP में। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट है हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। वहीं पर हमारा ऑप्शन होता है ऐड डिवाइस या ऐड और रिमूव डिवाइस का, है ना। फिर है मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है PCI बस, है ना, PCI। मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर जो है PCI बस का उपयोग किया जाता है। फिर है कर्नेल क्या है? तो कर्नेल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग होता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग होता है। USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। मतलब USB 2.0 यदि हमारा मान लीजिए पेन ड्राइव हो, उसमें हाईएस्ट जो ट्रांसफर रेट होगा डाटा ट्रांसफर का वो कितना होगा? वो आपको याद रखना है 480 एमबिट पर सेकेंड होता है ना, मेगाबिट पर सेकेंड होता है। 480 मेगाबिट पर सेकेंड होता है USB 2.0 में, ठीक है। फिर है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ एक ऑप्शन है FTP, ये भी प्रोटोकॉल है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब फाइल ट्रांसफर के लिए ये जो है आपको यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक है देखिए SMTP, ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल में हमारा मेल जो भेजते हैं उसमें यूज होता है ये प्रोटोकॉल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस या उपकरण गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है गेमिंग पर्पस के लिए। जिस तरह से हम माउस यूज करते हैं उसी तरह से वहां क्या होता है? जॉयस्टिक होता है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में से विषम का चयन कीजिए। देखिए FTP, HTTP, SMTP ये तीनों क्या है? प्रोटोकॉल है। लेकिन SAP जो है ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया? विषम हो गया, डी नंबर SAP। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। तो टेलीफोन लाइन का उपयोग करके यदि आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपको मॉडेम की आवश्यकता होती है, ठीक है, डी नंबर। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक लोडर एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये आपको याद रखना है। एक लोडर एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 202.121.75.96 यह एक डैश IP एड्रेस है। तो देखिए IP एड्रेस के लिए हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया आपको। यह याद रखिएगा इस तरह से, यदि तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यह आपको शुरू वाला ध्यान देना है, कितना है? 202। यहाँ पर देखिए कि कौन से क्लास में आपको 202 नजर आएगा।
देखिए क्लास सी में 192 से लेकर कितना है 223, तो इसी के बीच में ना 202 भी आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास सी हो जाएगा। ठीक, तो ये आप आईपी एड्रेस ध्यान रखिए कि क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन सा होगा, तो जो 0 से 127 तक यहाँ वाला वैल्यू यदि हो, 0 से लेकर 127 तक, तो क्या होता क्लास ए का आईपी एड्रेस होता। और फिर यदि यहाँ जहाँ 202 यहाँ पर है क्वेश्चन में, यहाँ यदि 128 से लेकर 191 तक होता, तो हमारा क्लास बी का आईपी एड्रेस होता। और जहाँ 202 लिखा, वहाँ पर यदि आपका 192 से लेकर 223 तक हो, तो ये हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस होता। तो यहाँ पर देखिए 192 और 223 के ही बीच में हमारा क्या आएगा 202 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लास सी। और फिर क्लास डी में क्या होता है 224 से लेकर 239 तक यदि यहाँ पर वैल्यू होता, तो वो हमारा क्लास डी का आईपी एड्रेस होता। और फिर क्लास ई में है 240 से लेकर 254, यानी 241 हो या 252 हो 253 हो, यदि यहाँ शुरुआत में लिखा होता, तो वो क्लास ई का आईपी एड्रेस होता। ठीक, तो इसे आप इसका जो है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ध्यान में रखने के लिए, है ना, 2-4 बार पढ़ने से ध्यान में रहेगा, तो हम ये आईपी एड्रेस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।